इनकम टैक्स की जो दर है, उस जो सैलरीड क्लास जिसका सबसे बड़ा एक बर्डन होता है, तो उसमें जहां तक कटौती का सवाल है, संकेत यही है कि उसमें इस बार कोई कटौती नहीं होगी। उसके कई कारण हैं। मैं मनी कंट्रोल से राकेश रंजन। मेरे साथ है परिजात सिन्हा। परिजात जी को आर्थिक मामलों का 2 दशक से ज्यादा अनुभव है। आज हम बजट के बारे में परिजात जी से विस्तार से बातचीत करेंगे। परिजात जी नमस्कार। नमस्कार राकेश जी, नमस्कार। परिजात जी, इस निर्मला नमन के नए बजट को लेकर कुछ मेरे सवाल हैं जो मैं आपसे चर्चा करना जी चाहता हूँ। जी। मैं सबसे पहले यह पूछना चाहता हूं कि यह बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। तो क्या यह इस बजट के लोक लुभावन रहने की उम्मीद है? देखिए राकेश जी, जब हम बजट के लोक लुभावन होने की बात करते हैं तो उसमें हम दो तीन चीजों का ध्यान रखते हैं या हम उससे उसका आशय ये लगाते हैं। पहला ये है कि मध्यम वर्ग की हम बातें करते हैं तो उसमें अक्सर हम ये देखते हैं कि जब बजट को लोक लुभावन रखा जाता है ऐसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, तो उसमें जो टैक्स, जो इनकम टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, उसकी दर में कटौती की जाती है। ये एक सीधा जो बेनिफिट होता है जनता को, वो मिलता है और इसे हम एक लोक लुभावन बजट का एक हिस्सा मान सकते हैं। और भी कई इसके आयाम होते हैं। तो जो टैक्स की जो दर है, जो इनकम टैक्स की जो दर है, उस जो सैलरीड क्लास जिसका सबसे बड़ा एक बर्डन होता है, तो उसमें जहां तक कटौती का सवाल है, तो संकेत यही है कि उसमें इस बार कोई कटौती नहीं होगी। उसके कई कारण हैं। मैं उन कारणों पर कुछ प्रकाश डालता हूँ। पहला कारण ये है कि दुनिया के सभी देश, भारत समेत सभी देश जो है वो दोहरी चुनौती से गुजर रहे हैं। एक तो चुनौती ये है कि महंगाई की चुनौती, और दूसरी चुनौती है कि ग्रोथ भी हमें बढ़ाना है, बहुत ज्यादा बढ़ाना है। विशेषकर हम जो एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हमारी इकॉनमी 5 ट्रिलियन इकॉनमी हो जाएगी आने वाले कुछ वर्षों में, तो हमें ग्रोथ भी बढ़ाना है और हमें महंगाई को भी रोकना है। तो ये दो चुनौतियां हैं। अब अगर हम महंगाई को रोकना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि हम जो टैक्स की जो दरें हैं उसमें हम कटौती ना करें। कारण ये है कि अगर हम, जब आप टैक्स की दरों में जब आप कटौती करते हैं, तो जनता के पास डिस्पोजेबल इनकम, अगर पहले 100 रुपए में 20 रुपए टैक्स कट जाते थे तो उसके पास 80 रुपए हाथ में होते थे खर्च करने के लिए। अब अगर आप ये टैक्स कम करके 10 रुपए कर देते हैं तो उसके पास 90 रुपए होंगे खर्च करने के लिए। तो 90 रुपए के साथ जब वो मार्केट में जाएगा तो कई चीजों को खरीदेगा, तो डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी चीजों की तो महंगाई बढ़ती है, उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर हम टैक्स दर को कम करते हैं, वित्त मंत्री करती हैं, तो ये फिर महंगाई बढ़ने के संकेत यहाँ पे आरंभ हो जाएंगे। और एक जो दूसरी बात है, आपने देखा होगा कि यह तय किया गया है भारत में, जो नीतियां बनी हैं कि महंगाई की दर को आपको 4% तक ही रखना है रोक कर, और इसमें 2% का एक मार्जिन दिया गया है कि 2 ज्यादा हो सकता है या 2 कम हो सकता है। यानी कि 6% तक आप महंगाई की दर को कंट्रोल को रख सकते हैं, या 2 से 6 के बीच में आपको रखना होता है। और अगर 3 क्वार्टर्स में लगातार अगर आप इसको ब्रीच कर जाते हैं, अगर 3 क्वार्टर्स में लगातार 6% से ज्यादा आपकी महंगाई की दर हो जाती है, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसे यह एक व्याख्या देनी होती है भारत सरकार को, और एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो पिछले 3 क्वार्टर्स में हम 6% से ज्यादा महंगाई दर जो है उस पर हम रह चुके हैं। तो ये एक ऑलरेडी एक कठिन चुनौती है कि हमको ये महंगाई की दर जो है वो कम करनी है। आरबीआई ने इस पर व्याख्या दी है जो एक नॉर्म है उसके हिसाब से। तो अगर हम टैक्स में कटौती करते हैं, टैक्स की दरों में कटौती करते हैं, तो उसका असर पड़ेगा कि महंगाई फिर बढ़ेगी। तो ये भारत सरकार अभी नहीं चाहेगी, नंबर 1। नंबर जो इसमें दूसरा कारण है वो ये कारण है कि जो पूरे जो ग्रामीण इलाके से जो डिमांड क्रिएट होता है सामान खरीदने का, जो ग्रामीण लोग क्रिएट करते हैं, जो किसान भाई जो हमारे वो जो सामान खरीदते क्रिएट करते हैं, उसमें काफी कमी पिछले वर्षों में आई है कोरोना के समय से। तो इसका 2 कारण है। एक तो ये कारण है कि उनकी आमदनी काफी कम हुई है, तो जब उनकी आमदनी कम हुई है तो वो डिमांड क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा जो कारण है वो ये है कि महंगाई जो बढ़ी है पिछले कई क्वार्टर्स में लगातार, इसके चलते भी उनके पास जो भी पैसे हैं
उस पैसे से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए भी डिमांड, तो सरकार का यह भी ध्यान है कि रूरल इलाके में जो डिमांड कम हो गई है उनके द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा, उसको बढ़ाया जाए। तो उसके लिए आवश्यक है कि महंगाई को कम किया जाए। तो इसलिए भी टैक्स की दर में कटौती। तो इसका मतलब क्या आप यह कहना चाहते हैं कि यह बजट लोक लुभावन नहीं होगा? हाँ, लोक लुभावन नहीं होगा, ये बजट लोक लुभावन नहीं होगा। तीसरी बात जो है राकेश जी, वो ये है कि आपको पता होगा कि भारत सरकार ने ये तय करके रखा है कि जो बजटीय घाटा है वह 6.7% से नीचे रहना है, इसका लक्ष्य लेकर चला गया है। तो अगर आप, तो ये बजट का घाटा कम कैसे किया जा सकता है? या तो आप अपने खर्च को कम कर लें, भारत सरकार अपने खर्च को कम कर दे, जो सड़कें बनवाती है वो नहीं बनवाए, जो अस्पताल खोलती है वो ना करे। तो अगर आप खर्च कम कर देते हैं तो आपका घाटा जो है कम हो जाता है। और या तो फिर आप अपनी आमदनी बढ़ाएं। आमदनी सरकार को कहाँ से आती है? तो उसका बड़ा हिस्सा होता है वो टैक्स से आता है। तो अगर आप टैक्स दर कम कर देंगे तो आपको आमदनी सरकार को उतनी नहीं आएगी। 100 रुपए आपके खर्च हैं और 90 रुपए आपकी आमदनी है, तो आपका घाटा 10 रुपए का हुआ। तो या तो आप अपने खर्च को कम करके 95 रुपए कर दें उदाहरण के तौर पर, तो आपका घाटा 5 रुपए हो जाएगा। या आपका जो 90 रुपए आ रहा है उसको आप बढ़ाएं। तो यहाँ पे अगर आप बढ़ा नहीं सकते हैं टैक्स की दरों को, तो आप उसको कम तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। तो ये जो वजह है उसकी मतलब ये सरकार की व्यवस्था है, उसकी मजबूरी है कि वो टैक्स दरों को कम नहीं करेगी। इसको लोक लुभावन बनाने के लिए टैक्स दरों को कम नहीं करेगी। और एक और राजनीतिक कारण वो भी है कि देखिए, अभी जो इनकम्बेंट सरकार है केंद्र में, उसकी स्थिति अभी ऐसी है कि उसकी लोकप्रियता बनी हुई है। जो एक लहर है, जो एक वर्तमान सरकार की जो लहर चल रही है पूरे देश में, कई वजहों से उन्हें अच्छे काम किए होंगे जो भी हो, तो उनकी लहर बनी हुई है। तो ऐसे में कोई आवश्यक नहीं है कि वो लोक लुभावन जो है बजट प्रस्तुत करें, उनकी कोई मजबूरी नहीं है। ये तब होता है जब सरकार की स्थिति बहुत डामाडोल है राजनीतिक दृष्टि से, तब उसे एक विवश होकर, मजबूर होकर लोक लुभावन बजट पेश करने होते हैं, चुनाव जीतने के लिए। तो ये स्थिति नहीं है। हाँ, लोक लुभावन बजट के जो दूसरे आयाम है वो हो सकते हैं, जैसे कि आप जो मिडिल क्लास है या जो लोअर मिडिल क्लास है वो घर खरीदना चाहता है अपना, उसके लिए लोन लेना चाहता है, तो वहां पे लोन की दरों को कम कर दिया जाए, समझ रहे हैं? तो इन सब चीजों को जो एक इनडायरेक्ट वे में हो सकता है कि यह कुछ किया जाए, लेकिन जो एक डायरेक्ट फायदा होगा इनकम टैक्स के स्लैब्स को कम करना, उसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अच्छा परिजा जी, इंडियन इकोनॉमी $5 ट्रिलियन इंडियन इकोनॉमी की चर्चा बहुत लंबे समय से रही है। कोरोना के चलते इस टारगेट को हासिल करने में लगता है थोड़ी ज्यादा वक्त लगेगा। हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने चेन्नई में एक कार्यक्रम में कहा था कि 2025 तक इंडियन इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की बन जाएगी। और उन्होंने यह भी कहा था कि 2027 में 2027 में इंडियन इकोनॉमी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। तो हमारी वित्त मंत्री बजट में कौन सा ऐसा कदम उठाए, क्या करे कि जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य तक इंडिया जो है जल्द से जल्द पहुंच जाए। जी, देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है उसका अर्थ क्या हुआ। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का अर्थ हुआ कि भारत की जो जीडीपी है वो 5 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। ये हम इसका अर्थ यह होता है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। हमारे देश में जो भी सामान बनते हैं, टीवी बनते हैं, लैपटॉप्स बनते हैं, जो सर्विसेज होती हैं, डॉक्टर्स जो फीस कमाते हैं वगैरह वगैरह, इन सबको जोड़ दें तो जो फिगर पहुंचती है उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, किसी भी देश में जो सरकार होती है उसका पहला लक्ष्य होता है कि देश की जनता को समृद्ध रखे, देश में संपन्नता आए। तो ये समृद्धि बढ़े, देश में ये संपन्नता है, इसके लिए आवश्यक है लोगों को रोजगार हो, नौकरियां हो, सब कुछ हो। तो जब देश की जीडीपी बढ़ती है, इसका मतलब ये होता है कि कारखानों में सामान ज्यादा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, सर्विसेज ज्यादा हो रही हैं। तो जब ज्यादा सामान बन रहे हैं, ज्यादा टीवी बन रहे हैं, ज्यादा आप लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, टिकट खरीद रहे हैं, ज्यादा सिनेमा देख रहे हैं आप, तो इसका अर्थ हुआ कि आप संपन्न हो रहे हैं, आप संपन्न हैं। तो इसलिए जीडीपी का इतना बड़ा महत्व होता है। तो जरूरी है कि जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी इकोनॉमी होने का अर्थ हुआ कि हमारे देश में समृद्धि बहुत बड़े स्तर पे होगी। तो इसलिए इसका बड़ा महत्व है। अब हम देखते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने के लिए सरकार क्या कर सकती है और क्या कर रही है, जो आपका प्रश्न है। तो देखिए, सरकार ने इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए पहले से ही कुछ
जो इकोनॉमी को ड्राइव करने वाली जो नीतियां होती हैं वो बनाकर रखी हुई है। जैसे कि सरकार ने तय किया है कि 2028 तक, मतलब कि ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमको 2024-25 में हो जानी चाहिए, उसके लिए सरकार क्या क्या कर रही है। तो उसमें पहला तो वो ये कर रही है कि उसका कहना है कि जो हमारा मर्केंडाइज एक्सपोर्ट होता है, हम जब जो सामानों को जो एक्सपोर्ट करते हैं विदेशों में, उसको हम $1 ट्रिलियन तक कर लेंगे। तो और $1 ट्रिलियन हम जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको कर लेंगे। तो ये दो एक बहुत बड़े आधार स्तंभ हैं, ये दो बहुत बड़े ऐसे कंट्रीब्यूटर होंगे जो हमारी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन पर पहुंचा देंगे। अब इसके लिए सरकार क्या कर रही है, तो ये जो एक्सपोर्ट की जो बात हो रही है, अगर मान लीजिए हम $1 ट्रिलियन के वर्थ के प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट करेंगे अगले कुछ वर्षों में, तो जाहिर है कि हमारे यहाँ इन चीजों को बनाया जाएगा, तभी तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जब ये चीजें बनेंगी तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी, उनके पास पैसे आएंगे, वो खर्च करेंगे, फिर डिमांड क्रिएट करेंगे। तो अब ये जो एक्सपोर्ट जो करना है उसके लिए सरकार क्या कर रही है और क्या कर सकती है और बजट में क्या करेगी, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम जब सामान को एक्सपोर्ट करते थे तो विशेषतः जो सबसे बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका है, रूस है, जर्मनी है, इन सब देशों में ही हम एक्सपोर्ट की बात किया करते थे। लेकिन पिछले 1-8 साल में सरकार ने 200 ऐसे देशों की पहचान की है जो छोटे छोटे देश हैं, किंतु वहां पे जिन चीजों की आवश्यकता है वो चीजें हमारे यहाँ बन रही हैं और भी बनाई जा सकती हैं। तो 200 ऐसे देशों को सरकार ने आइडेंटिफाई किया है और सरकार ने 31 ऐसे प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है जो इन 200 देशों में हम खपा सकते हैं। और सरकार ने 700 से अधिक ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को, जिला को की पहचान की है, छोटे छोटे शहरी केंद्रों की पहचान की है, जहां पे इन सामानों को बनाने का एक एक्सपोर्ट हब क्रिएट किया जाएगा। तो ये सरकार की ऑलरेडी परियोजना है इन चीजों पर। तो इस बजट में इस बार आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस पे सरकार बहुत ज्यादा स्पष्टता से आएगी, सामने आएगी। और अगर आप छोटे ही कुछ सामान बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे आप पिकल्स, अचार बनाते हैं, आप अचार को बांग्लादेश एक्सपोर्ट करते हैं, आप बिल्कुल एक मीडियम एंटरप्राइज हैं, तो इसके लिए आपको जो बिजनेस लोन चाहिए होगा एक्सपोर्ट करने के लिए, वो सरकार इस बार उसको सस्ता करेगी, उसको बनाएगी, बिल्कुल आपको आसानी से उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगी। उस पर कुछ सरकार नीतियां लाएंगी इस बजट में। उसके अलावा देखिए तो आपको एक्सपोर्ट से जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट पे जो टैक्सेस होंगे, सरकार उस टैक्स पे आपको राहत देगी और इसकी भी घोषणा सरकार इस बजट में कर सकती है। तो इस तरह से आप देखें कि 5 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए जो छोटे छोटे कदम हैं कि 1 ट्रिलियन हमें एक्सपोर्ट कर देना है, तो उसके लिए सरकार ये सब चीजें कर रही है और आगे भी इसको बजट में इसके लिए कई सारी घोषणाएं करेगी। इसके अलावा देखिए तो हमारे मतलब है कि आपका मतलब है कि इस बार के बजट में हमें ऐसे कदम देखने को मिलेंगे जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को तक पहुंचने में हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। कारण यह भी है कि देखिए बीच में कोरोना आ जाने के चलते जो हमारे पास समय है इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने का, जो लक्ष्य है वो बड़ा स्टीप लक्ष्य है, 24-25 तक का लक्ष्य है। और अभी हम लगभग 3-3.25 ट्रिलियन डॉलर की पर लगभग बैठे हुए हैं। जो 21 का आंकड़ा था 22 में थोड़ा सा बढ़ा है ये। तो उस हिसाब से देखें तो हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है भारत सरकार के पास। तो ये इस बजट में इस पर पूरा फोकस होगा इस चीजों पे। अच्छा, उसी तरह से ये तो रही इकोनॉमी की बात। अब मैं थोड़ा आम आदमी की तरफ लौटना चाहता हूँ, क्योंकि बजट से सबसे ज्यादा जो उम्मीदें होती हैं वो आम आदमी की होती हैं। तो इस बजट में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आम आदमी के लिए सरकार जो है वो क्या करने जा रही है। देखिए आम आदमी के लिए सरकार इसमें जो भी करेगी वो सरकार अपने जो आर्थिक नीतियां हैं, जो देश की आवश्यकता है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ जो सरकार के कदम हैं, वो सारे जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं उससे अलाइन करते हुए ही करेगी। लोकप्रियता हासिल करने के लिए सरकार उन प्रूडेंशियल नॉर्म्स को तोड़ के कुछ नहीं करेगी। फिर भी मैं आपको बताता हूँ इस बार क्या करेगी सरकार। कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर जो आपको जीएसटी है उसमें कमी लाई जाएगी। ठीक है, अब जैसे इसमें देखिए जो सोलर इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि इस बार सरकार का लक्ष्य यह भी है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए सरकार का लक्ष्य है कि जो रूफ टॉप पे जो हम सोलर पैनल्स लगाते हैं उसकी संख्या बढ़ाई जाए।
ठीक है, उसकी संख्या बढ़ाने के लिए सरकार कई तरीके के इंसेंटिव्स दे रही है और इस बार बढ़ाने वाली है कि आम आदमी भी अपने घरों पे एक सोलर पैनल लगा ले। तो उस सोलर पैनल पे जो जीएसटी होता है उसमें सरकार कमी लाएगी। इसके अलावा जो खाद्य पदार्थ हैं, जो फूड के जो आपके बिल्स होते हैं, वहां पे जीएसटी की कुछ कमी लाएगी सरकार। तो और इनकम टैक्स के बारे में, इनकम टैक्स के मोर्चे पर आम आदमी को क्या उम्मीद करना चाहिए? क्या रेट घटेंगे या एटीसी के तहत जो लिमिट है उस लिमिट को बढ़ाई जाएगी, या कुछ दूसरे तरह के, जैसे मान लीजिए कि अभी हेल्थ इंश्योरेंस पे जो लिमिट है 25,000 इंडिविजुअल को है, या 60 साल से कम उम्र में, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को माता पिता के लिए 50,000 है पर ईयर डिडक्शन। तो क्या इन सब चीजों में सरकार कुछ बढ़ाएगी, इस लिमिट को बढ़ाएगी ताकि आम आदमी को थोड़ी राहत मिल सके? देखिए, मैं ये आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ कि सरकार की इस बार ऐसी व्यवस्था है कि सरकार इसमें टैक्स स्लैब्स को में कोई राहत नहीं दे पाएगी, और जो भी राहत मिलेगी आम आदमी को वो इनडायरेक्ट वे में ही मिलेगी। जैसे कि आपको हाउसिंग लोन सस्ते हो जाएंगे, जीएसटी कुछ चीजों पे कमी हो जाएगी, लेकिन इनकम टैक्स का स्लैब है वो सरकार जो है वो कम करने की स्थिति में नहीं है, और जो एटीसी की लिमिट्स वगैरह है वो बढ़ाने की स्थिति में सरकार इस बार नहीं है। सरकार के सामने काफी बड़ी चुनौती है इस बार, इन्फ्लेशन को और ग्रोथ को, और उसका एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा होता है ये टैक्स कलेक्शन जो होता है। और एक चीज और बता दूं आपको, एक टैक्स बॉयंसी नाम की एक चीज होती है जो ये बताता है कि अगर टैक्स बॉयंसी आपकी काफी अच्छी है, इसका अर्थ यह होता है कि इनकम टैक्स में कटौती किए बगैर ही टैक्स कलेक्शन बढ़ाना, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना, और बॉयंसी अच्छी है इस बार हमारे देश में। मतलब कि जनता जो है उसको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। हालांकि मैं समझता हूँ, मेरे लेवल पे मैं देखता हूँ, आप भी देखते होंगे कि तकलीफें तो होती हैं, लेकिन ओवरऑल जो एक इंडिकेशंस होते हैं उसके हिसाब से टैक्स बॉयंसी अच्छी है। तो टैक्स के जो दर हैं या जो एटीसी वगैरह में छेड़छाड़ इस बार नहीं होगी, और सरकार यही कहेगी कि हमने रेट बढ़ाया नहीं। तो एक तरह से आप इसको ही रिलीफ मानकर चलें, ऐसा अनुमान है और ऐसे संकेत जो है वो मिल रहे हैं। फरियाद जी, आपने बजट के बारे में और बजट की उम्मीदों को लेकर बहुत अच्छी बातें बताई, और बजट से पहले बातचीत का यह सिलसिला जो है वो चलता रहेगा, और हम फिर दूसरे एपिसोड में मिलेंगे नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।